आज की इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजनल ऑफिस गुरुग्राम सेकंड प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। इसका हम सेक्शन ए और बी पहले सोल्व कर चुके हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी पहले सोल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन सी सोल्व करने वाले हैं। देखिए ए और बी हम पहले कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं सेक्शन सी और सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट होता है। ये बाइलिंगुअल पेपर है, हिंदी इंग्लिश दोनों इसके अंदर गिवन है। सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। ओके, और सेक्शन सी में पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, ए गैल्वेनोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस जी ओम एंड रेंज ऑफ वी वोल्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज्ड इन टर्म ऑफ जी टू कन्वर्ट इट इनटू एन वोल्ट मीटर ऑफ रेंज एन वी वोल्ट। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और एक छोटा सा आसान सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगाया गया है। आपको अगर गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट याद है अच्छे से तो आप इसको कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कैसे होगा देखिए, ये जिस प्रकार से आपके पास गैल्वेनोमीटर होता है और इसके साथ इस प्रकार से अगर आप सीरीज़ में कोई भी रेजिस्टेंस ऐड कर देते हो तो ये जो पूरा कम्बिनेशन है ये एक्ट करता है लाइक ए वोल्ट मीटर। इसका मतलब अगर मुझे वोल्ट मीटर बनाना है V तो उसका होता है टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा G प्लस R एंड इनटू रेजिस्टेंस I, ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR होता है ना, तो करंट एंड रेजिस्टेंस होगा G प्लस R। ओके, अब यहाँ पे मुझे NV वोल्ट का बनाना है नया गैल्वेनोमीटर, तो उसके लिए मुझे रेजिस्टेंस कितना ऐड करना पड़ेगा, मतलब इसको मुझे इस वोल्ट मीटर को कन्वर्ट करना है मुझे NV वोल्ट में, तो मुझे यहाँ ये जो रेजिस्टेंस है कितना ऐड करना पड़ेगा। तो मैं उस वोल्टेज को मान लेता हूँ, सपोज करो वो V डैश है ना, NV वोल्ट को मैं एक बार V डैश बोलता हूँ, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा G तो एज इट इज रहने वाला है, मुझे R नया ऐड करना है तो उसको मैं R डैश बोल दूंगा और इनटू करंट क्या हो जाएगा I। ओके, अब क्योंकि V डैश की वैल्यू आपको गिवन है NV है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, NV इज इक्वल टू G प्लस R डैश और इनटू क्या हो गया I। अब इस V को यहाँ से हम पुट कर देते हैं, तो पुट करेंगे तो आपके पास ये आएगा N इंटू G प्लस R इंटू I इज इक्वल टू G प्लस R डैश और इंटू क्या हुआ I कैंसिल I। मुझे यहाँ से ये R डैश निकालना है ना, तो R डैश निकालना है मुझे, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा NG प्लस NR, ये G इधर लेके आऊँगा तो माइनस क्या हो जाएगा G इज इक्वल टू R डैश, और थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दें तो R डैश इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा N माइनस 1 इंटू G प्लस NR। तो ये इतना रेजिस्टेंस अगर आप कनेक्ट कर देंगे गैल्वेनोमीटर के साथ तो आपका जो नया गैल्वेनोमीटर है वो NV रेंज का बन जाएगा। ओके, तो ये तो आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, राइट एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द सेल्फ इंडक्टेंस इफ आयरन रोड इज इंसर्टेड इन द कोर ऑफ द सोलेनॉइड। ओके, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, give an expression for the force acting per unit length between two infinitely long parallel wires of the negligible cross section area separated by some distance. Also define unit of electric current by this expression. इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप देख लें, क्योंकि सभी को अगर हम यहाँ पे करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और आपको देखने में भी समस्या होगी। जो आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक देख लें। क्वेश्चन नंबर 20, a bright patch is observed at the middle of the shadow of a tiny obstacle placed in the path of a light from the distant source. Name the phenomena. तो ये जो फिनोमिना है ये किस फिनोमिना के कारण हुआ, तो उस फिनोमिना का नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। क्या उस फिनोमिना का, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड कोज एंड एक्सप्लेन, इस कोज का डिफ्रैक्शन और एक्सप्लेनेशन क्या है वो आपको मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए लाइट आ रही थी, इस प्रकार से लाइट था और यहाँ पे हमने ऑब्स्टेकल रख दिया, कोई भी ऐसे ऑब्स्टेकल रख दिया, तो फिर क्या होता है, इस ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से लाइट, जैसे ये लाइट ऐसे थी ऐसे बेंड हो जाएगी, और एक रे मैं यहाँ से ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ, ये वाली रे ये यहाँ से ऐसे कंसिडर हो जाएगी, और यहाँ पे ये दोनों मिलती हैं कंस्ट्रक्टिवली, तो यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बनाती हैं, इंटरफेरेंस होगा इन दोनों का, और उसके कारण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बन जाएगा। उसी स्पॉट का यहाँ पे, इसी पैच का यहाँ पे इसने जिक्र किया है ना। तो जो यहाँ पे दो डिफ्रैक्शन होगा लाइट का, उस डिफ्रैक्शन के कारण
एक पॉइंट के ऊपर, वहाँ पे क्या होता है उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, या आप ये बोल सकते हो कि डिफ्रैक्शन का मैक्सिमा बनेगा, और उस मैक्सिमा का जो पैच है वही हमें इमेज में इसमें दिखाई देता है शैडो के अंदर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 20 सेंटीमीटर। देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, और न्यूमेरिकल को सोल्व करने का सबसे ईजी वे ये है कि जो जो डेटा आपको मिलते हैं उन डेटा को आप लिखते चले जाएं। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिला है कि फोकल लेंथ है, मतलब जो फोकस दे रखा है f इज इक्वल टू वो 1 पॉइंट, वो आपके पास है 20 सेंटीमीटर, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.5 है। What will be its new focal length when placed in a medium of refractive index 1.25? देखिए पहले इसको एयर में रखा था, तो यहाँ पे एक बात ध्यान दें आप, जैसे लेंस होता है ये इस प्रकार से आपका लेंस होगा, कॉन्वेक्स है, यहाँ पे मैं कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो कॉन्वेक्स ही मैंने बना लिया। तो लेंस जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और जो सराउंडिंग होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले उसको एयर में रखा हुआ, ये जो फोकल लेंथ है ये यहाँ पे हालांकि इसने मेंशन नहीं कर रखी, बट ये अंडरस्टूड है कि अगर इतना है तो ये एयर में था, तो μ1 था इस केस में हमारा, μ1 वो कितना था, वो था 1, एयर का कितना होता है 1। अब केस में इन्होंने किया क्या है, अगर इस μ1 को चेंज करके हम कर दें 1.25, μ1 को चेंज करके कितना कर दें 1.25 कर दें, तो बोला है कि इसका जो फोकस है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो फॉर्मूला है हम वो लिख लेते हैं। 1/f जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है μ2 डिवाइड बाई μ1 माइनस 1 इंटू 2 डिवाइड बाई आर। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला होता है ये। μ2 लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, μ1 सराउंडिंग का होता है। तो पहले वाला जो केस था 1/f1 और f2 अगर मैं मान लूँ, f1 मतलब केस नंबर 1 है तो इसको मैं f1 बोल दूँ यहाँ पे, तो ये था आपके पास 1 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू μ2 मतलब इसका लेंस मटेरियल का, तो ये है 1.5 डिवाइड बाई μ1, सराउंडिंग एयर था पहले केस में, तो 1 माइनस 1 एंड इंटू 2 डिवाइडेड बाई आर। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो सोल्व करने के बाद आपके पास कितना आएगा 1/20 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई आर। 0.5 का पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, और ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से आर आपके पास कितना आया 20 सेंटीमीटर आया। ओके, अब केस नंबर 2 पे चले जाते हैं। 1/f2 इज इक्वल टू, फार्मूला तो वही है μ2 डिवाइड बाई μ1 माइनस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई आर। ओके, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं 1/f2, तो ये तो आपको निकालना है। μ2 लेंस मटेरियल वही है तो 1.5 हो गया। सराउंडिंग चेंज किया है, केस नंबर 2 में क्या गया, सराउंडिंग चेंज किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना 1.25 माइनस 1 इंटू 2 डिवाइड बाई आर। आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 20 सेंटीमीटर है, तो आर की वैल्यू रख देते हैं 20। इसको हम सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के बाद ये आपके पास आता है 1.5 माइनस 1.25 डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 20। 1/f2 इज इक्वल टू 1/f2 इज इक्वल टू आपके पास ये आ जाएगा, ये आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या था, ये 1.5 माइनस हमें करना है 1.25, तो ये आपके पास आया 0.25 आएगा, तो 25 डिवाइड बाई 100 कर दूँ, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई 125 है, इसकी डेसिमल हटा देता हूँ, 2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 20, 100 तो 100 को कैंसिल कर देगा, ये कितना आ जाएगा 5, तो आपके पास आ गया 2 डिवाइडेड बाई 100। 2 डिवाइड बाई 100 इसका मतलब हो गया 1 डिवाइडेड बाई 50, 1 बाई कितना हुआ 50। और यहाँ से हम देखेंगे कि f2 जो हमारा आया वो कितना आया 50 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, तो f2 हमारे पास कितना आया 50 सेंटीमीटर। यहाँ से हम देखेंगे कि पहले हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितना था, वो था
रिफ्रैक्टिव नहीं, फोकस कितना था 20 सेंटीमीटर था, लेकिन जब उसको कि आप सराउंडिंग चेंज कर देंगे तो सराउंडिंग चेंज करने के बाद फोकस कितना हो गया उसका 50। एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं, 100 से 100 कैंसिल चला जाएगा, ये 5 हो गया और 2/20 है, ये ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 50, सही है। तो F2 आपके पास कितना आएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब ये जो इसमें सेकंड पार्ट दे रखा है, इसमें क्या है देखिए, द फॉलोइंग डेटा वाज रिकॉर्डेड फॉर द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द इमेज डिस्टेंस फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑन द स्टडी ऑफ रियल इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर .+5 डायोप्टर। ओके, वन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट, आइडेंटिफाई दिस ऑब्जर्वेशन एंड गिव रीजन फॉर योर चॉइस। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर गिवन है तो उसके बारे में सोचें आप। पावर कितनी है, +5 डायोप्टर है। आपको पता है जो पावर होती है 1/f होती है, तो यहाँ से अगर आप फोकस निकालोगे तो 20 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि 5 डायोप्टर का फोकस कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि फोकस 20 सेंटीमीटर है, पहला जो केस है उसमें ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है ना, 25 सेंटीमीटर पे रखना है, फोकस कितना है 20, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 25, इसका मतलब ये F एंड 2F के बीच में रखा है, और जब F एंड 2F के बीच में रखा हो तो इमेज बियॉन्ड 2F बनती है जो 97 है। ओके, तो मतलब सही है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ भी 30 पे रखा है, मतलब F एंड 2F के बीच में रखा है, और 61 बियॉन्ड 2F है, 2F के बाद है, ये भी मतलब ये भी ठीक है। थर्ड में देखें 35 पे ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब यहाँ भी F एंड 2F के बीच में रखा है, और इमेज 37 पे ही बन रही है। अब F एंड 2F के बीच में रखेंगे तो इमेज 37 यानी F और 2F के बीच में ही, पॉसिबल नहीं है ना, F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज क्या बनती है, इमेज बनती है बियॉन्ड 2F, है ना, और यहाँ पे तो क्या बन रही है F और 2F के बीच में बन रही है, तो 101% ये जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या है, गलत है। बाकी देखेंगे 45 पे रखा था, 45 पे रखने का मतलब है कि 2F के बाद रखा था, तो 2F के बाद रखेंगे तो इमेज F और 2F के बीच में आएगी, जो 35 बिल्कुल सही है। 50 पे बियॉन्ड 2F है तो F और 2F के बीच में आ गई, ये 55 बियॉन्ड 2F है तो 30 F और 2F के बीच में आ गई। ओके, ये मतलब सारी ऑब्जर्वेशन ठीक है, गलत कौन सी है, ऑब्जर्वेशन नंबर 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 22, द वर्क फंक्शन ऑफ ए गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हेन लाइट ऑफ एनर्जी of frequency fall on this surface, the emitted photoelectrons are completely stored by applying the retarding potential of 4.1 electron, मतलब stopping potential 4.1 इलेक्ट्रॉन है। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस। देखिए, मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, छोटा सा कैलकुलेशन आप कर लेंगे। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक की क्वेश्चन आपको क्या बोलती है कि जो टोटल एनर्जी E होती है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में डिवाइड होती है, और आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, रिटार्डिंग पोटेंशियल, उस पर काइनेटिक एनर्जी को आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, तो वो आपके पास हो जाएगा E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन पाई प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं E इंटू वी नोट। क्या लिख सकते हैं, E इंटू वी नोट। ठीक है, हमें यहाँ से क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी। क्या पूछी गई है हमसे, फ्रीक्वेंसी। तो E को आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, HC डिवाइड HC बाई लेमडा नहीं लिखना, H न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस EV नोट, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 5 प्लस EV नोट और डिवाइडेड बाई क्या हो गया H। ये फॉर्मूला इसके अंदर लगने वाला है। आपको यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना है। देखो आपको क्या करना है, फाई जो है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, फाई किस में गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, और यहाँ पे जो रिटार्डिंग पोटेंशियल 4.1, तो आप जो EV नोट निकालोगे वो आपके पास जूल में आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तो जूल में आ गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट आप डायरेक्ट हर्ट्ज में लिख देंगे, तो ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे जूल में। 2.5 को किस में कर लेंगे, जूल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो आपके पास पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आपके पास 2.5, जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, तो आपके पास यहाँ पे ये जो वर्क फंक्शन है इसकी जगह तो आप ये वैल्यू पुट कर देंगे। ई की वैल्यू आपको पता है, वी नोट आपको गिवन है, एच की वैल्यू आपको पता होती है, सभी वैल्यूज पुट करेंगे और वहाँ से आपके पास फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन। ग्राउंड स्टेट में इतनी एनर्जी होती है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम। ध्यान दीजिएगा, देखिए
अगर मैं हाइड्रोजन का यहाँ पे बनाता हूँ, इसको हम यहाँ पे इसमें कर लेते हैं। हाइड्रोजन का ये फर्स्ट लेवल हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर, ये 4 ले लेते हैं ना। और ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस, पहला, दूसरा, तीसरा और क्या है, चौथा। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहले लेवल में होता है। अगर पहली बार एक्साइटेड होगा तो कहाँ जाएगा वो, पहली बार एक्साइट होकर कहाँ जाएगा, 2 में। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी हुई, 2। फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n बराबर वैल्यू कितनी आई, 2 आई। ओके, अब क्या पूछता है, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर कितनी होगी। जो आपके पास बोहर्स के पोस्टुलेट थे उसमें जो थर्ड पोस्टुलेट था उसको याद कीजिए आप। थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता था, जो एनर्जी का डिफरेंस है वो रहेगा E2 माइनस E1। क्या रहेगा, E2 माइनस E1, मतलब 2 लेवल हैं, उनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है वो रहने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जो फर्स्ट लेवल है आपके पास, ये जो फर्स्ट लेवल था E1, वो एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 आपके पास कितनी हो जाएगी, -13.6 बाई n² होता है, n है आपके पास 2, तो डिवाइडेड बाई कितना हुआ, 4। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे तो E2 ये आपके पास आएगी माइनस, पहले जाएगा 3 पे और पॉइंट, फिर आपके पास क्या बचा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। तो एनर्जी आपको कितनी चाहिए अब, यानी E2 पे जाने के लिए आपको -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ग्राउंड स्टेट में है, इसके पास इतनी एनर्जी है, तो चाहिए कितनी, चाहिए आपको इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो डेल्टा E आपको जो चाहने वाला है वो है -3.4 माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 6 में से 4 गए तो 2, प्लस आपके पास कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पे हमें चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको इसको सप्लाई करनी पड़ेगी ग्राउंड स्टेट में, तब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2, डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम। पहली एक्साइटेड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी बताइए। देखो पहली एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कितनी है, पहली एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी इसकी कितनी है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपके पास ध्यान दीजिए, जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की टोटल एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट position and the find magnitude of the magnifying power of the telescope if the focal length of object lens is 15 cm and focal length of the eye lens is 5 cm। देखिए जो डायग्राम है उसके लिए आपके पास नीचे लिंक दे रखा है, लिंक से आप डायग्राम देख लेंगे। पूरा आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालते कैसे वो डेरिवेशन भी गिवन है, अगर किसी एग्जाम में पूछ ले तो उसको आप अच्छे से समझ लें। यहाँ पे न्यूमेरिकल है, इसका हम सोल्व कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दे रखा है, मतलब एफओ दे रखा है 15 मीटर दे रखा है, आई का दे रखा है FE दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर गिवन है, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में है तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो m होता है वो होता है FO डिवाइडेड बाई FE। तो FO तो आपके पास कितना है 15 मीटर है, FE 5 सेंटीमीटर है, तो मीटर बनाएंगे तो यहाँ पे हम 100 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 3, दैट इज इक्वल टू 300 टाइम्स। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी 300 टाइम्स, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाकर देख लें। सेक्शन डी, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, मेक सर्किट डायग्राम एंड राइट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। In the given circuit, a meter bridge is shown in the balanced state. The meter bridge wire has a resistance of 0.1 ohm per centimeter. वायर का जो रेजिस्टेंस है स्मॉल r, जो मैं लिख देता हूँ यहाँ से, वो है 0.1 ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस x and current drawn from the battery if of a negligible internal resistance if the magnitude of y is 6 ohm।
y का अगर 6 ओम हो तो बैटरी से करंट कितना ड्रॉन होगा वो भी आपको बता देना है, ठीक है। ओके, इफ़ at the balancing point we interchange the position of galvanometer and the cell, how it will affect the null position of the galvanometer। तो सबसे पहले तो आप इसी का आंसर सुन लीजिए। अगर आप इंटरचेंज कर देते हो पोजीशन को बैलेंसिंग पॉइंट के ऊपर गैल्वनोमीटर की और बैटरी की, मैं कहने की बात है मतलब जहाँ पे बैटरी है वहाँ पे मैं ये गैल्वनोमीटर लगा दूँ और गैल्वनोमीटर से क्या लगा दूँ बैटरी, तो बैलेंसिंग लेंथ जैसे यहाँ पे 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर है गिवन एक्स और वाई के लिए, तो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो आप इसका आंसर तो क्या लिख देंगे, नो चेंज। क्या लिखेंगे इस वाला आंसर, तो क्या लिख देंगे, नो चेंज। इसमें तो किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आने वाला। अब हमें क्या करना है, अननोन रेजिस्टेंस एक्स फाइंड आउट करना है। तो अननोन रेजिस्टेंस एक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ब्रिज प्रिंसिपल है आपके पास, इसमें क्या होता है, दिस बाई दिस एट बैलेंस कंडीशन एंड दिस बाई दिस होता है। मतलब हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू हो जाएगा y डिवाइडेड बाई 60, है ना। x आपको निकालना है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 40/60 इंटू y आपके पास कितना गिवन है, y है आपके पास 6 ओम, तो ये आपके पास हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 60 और इंटू y कितना हुआ 6, तो y 6 हुआ, तो ये रिजल्ट आपके पास कितना आया 4, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई 4 ओम। तो अननोन रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम का है और ये y की वैल्यू आपको गिवन थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, figure shows a rectangular conducting loop PQRS in which arm of length RS is movable. The loop is kept in a uniform magnetic field directed towards the perpendicular of the plane of the loop. The arm is moved with the uniform speed v. Deduce an expression for EMF induced across the arms। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कितना EMF इंड्यूस हो जाएगा। फॉर्मूला जो है वो आपको मैं लिख देता हूँ। इसका जो EMF आएगा E इज इक्वल टू आएगा BLV। ये किसके बराबर आएगा, E इज इक्वल टू BLV आएगा, जहाँ पे B क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, L क्या है, L ये लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली लेंथ है L, और V क्या है, ये वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, E इज इक्वल टू BLV हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द आर्म। फोर्स देखिए कितना होता है, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाए तो फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल होता है ILB साइन थीटा होता है ना। यहाँ पे L और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, साइन 91 हो जाएगा, तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू ILB। ओके, F इज इक्वल टू I को हम लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाई R इंटू L और इंटू क्या हुआ B, और E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है आपके पास BLV, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास B स्क्वायर L स्क्वायर V और डिवाइडेड बाई R। इतना फोर्स इसके ऊपर जो है वो लग जाएगा। ओके, और क्या पूछा है, पावर डिसिपेटेड एज द हीट। पावर जो P होती है, पावर P इज इक्वल टू F इंटू V होती है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी भी लिख सकते हो, और आप इसको I स्क्वायर R भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी, F इंटू V भी लिख सकते हो, I स्क्वायर इंटू R भी लिख सकते हो। अगर F इंटू V लिखोगे तो ये फोर्स आपने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, इसको V से और मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ओके, तो ऐसे पावर आप निकाल लेंगे। ये मैकेनिकल पावर है ना, P इज इक्वल टू F इंटू V मैकेनिकल पावर होती है, इलेक्ट्रिकल पावर है, बट इस केस में दोनों सेम आने वाली हैं। आप I स्क्वायर R निकालोगे तो भी इतना ही रिजल्ट आएगा, निकाल के देख लो। देखो I स्क्वायर, I किसके बराबर हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई R, है ना, E डिवाइड बाई R। E कितना है आपके पास, E है BLV, तो मतलब हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर और डिवाइडेड बाई R, तो मतलब क्या हो गया R का स्क्वायर, ये I स्क्वायर हो गया, और इंटू क्या करेंगे R से स्क्वायर कैंसिल, रिजल्ट वही है ना, B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई R, ये दोनों सेम है। ओके, तो ये आपके पास क्या होगी पावर। और वाला ऑप्शन क्या है, और वाले ऑप्शन में है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड ऑफ द सेम लेंथ वाउंड वन ओवर द अदर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। राइट द फैक्टर्स ऑन विच द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ सोलेनॉइड्स डिपेंड, ये भी इसी के साथ है, लिंक में ही है, इसको आप वहां से अच्छे से देख लें। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। नेम द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द रेडिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हैज इट्स वेवलेंथ रेंज बिटवीन 390 नैनोमीटर टू 770 नैनोमीटर। ये विजिबल रेडिएशन होती है, क्या होती है, विजिबल। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है
प्रोड्यूस इंटेंस हीटिंग इफेक्ट यूज्ड इन द वारफेयर टू लुक थ्रू द फॉग, ये IR रेडिएशन होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं ये। और तीसरी है आर यूज्ड फॉर रेडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, ये माइक्रोवेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स। क्वेश्चन नंबर 30, यूज हाइजन प्रिंसिपल टू वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और आपको क्या करना है, ड्राइव स्नेल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन्स वेव थ्योरी व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम, कोई भी एक ऑप्शन आपको कर लेना है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन ई में चलते हैं, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, शो विद द हेल्प ऑफ स्टेबल फिगर दैट द आउटवर्ड फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q इन वैक्यूम विद इनक्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट साइज और द शेप। इसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल इसकी बता देता हूँ कि कैसे होगा। गोस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। और आपको ये करना है कि इंडिपेंडेंट होता है शेप और साइज पे। इसका मतलब आपको क्या करना है, गॉस थ्योरम को प्रूव करना है। क्या करना है, गॉस थ्योरम को प्रूव करना है, जहाँ पे क्या होता है E.ds आपके पास फाइनली आएगा वो Q डिवाइडेड बाई ε0 आएगा। शो दैट बोलता है ना, तो आप इसी प्रकार से कोई भी एक सरफेस ले लेंगे, इसमें ऐसे कुछ चार्जेस आप लेंगे और वहाँ से जब आप टोटल इसको प्रूव करके निकालेंगे तो आपके पास नेट रिजल्ट Q/ε0 आएगा। Q/ε0 रिजल्ट आएगा। आप देखते हो यहाँ पे शेप और साइज का कोई चर्चा है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, ये शेप और साइज पे इंडिपेंडेंट है। इसमें इसका पूरा जो डेरिवेशन है वो गिवन है, वहाँ से आप अच्छे से समझ लें। बी वाला पार्ट है, 2 यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन finite sheet 1 and 2 have the charge densities plus sigma and minus 2 sigma respectively. Give the magnitude and direction of the net electric field at a point. देखिए इसको आप ध्यान से समझ लेंगे। तो देखिए कैसे होगा, हम यहाँ पे पहले 2 प्लेट बना लेते हैं। इस प्रकार से एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। पहली वाली जो प्लेट है वो है प्लस सिग्मा की और जो दूसरे वाली प्लेट है वो -2 सिग्मा की। प्लस सिग्मा के कारण आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बाहर की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0। और माइनस वाला जो है, ये माइनस वाला ये अंदर की तरफ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इधर माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि हम बाद में डायरेक्शन ले लेंगे। डायरेक्शन इधर लिख दी तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 सिग्मा और डिवाइड बाई कितना होता है, 2ε0 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया सिग्मा डिवाइडेड बाई ε0। अंदर के पॉइंट्स पे देखेंगे तो यहाँ पे इधर गया, इधर कितना गया, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0। माइनस वाला भी इधर ही जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई ε0 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे इस पॉइंट पे तो प्लस के कारण तो बाहर ही जाने वाला है, तो वो कितना हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0। और माइनस के कारण अंदर आने वाला है, तो अंदर आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई ε0। अब कहाँ पूछ रखा है आपसे, सबसे पहले पूछा है इन बिटवीन द 2 शीट्स, 2 शीट्स के बीच में यहाँ पे ये, तो नेट फील्ड हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो बिटवीन द शीट्स ई बिटवीन इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0 प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई ε0। एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 2ε0 ये आपके पास है सिग्मा प्लस 2 सिग्मा दैट इज इक्वल टू 3 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0। तो अंदर कितना आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 3 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0। ओके, फिर क्या पूछा है, आउटसाइड टू द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड मतलब ये इस एरिया में, तो ई लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, अगर इसको पॉजिटिव लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और अगर इसको पॉजिटिव लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ, इसको पॉजिटिव लूँगा, ये नेगेटिव वाला हम नेगेटिव ही रहने देंगे फिर। तो आपके पास हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0 है और वो है माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई ε0, क्योंकि सिग्मा बाई ε0 बच गया था ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव प्लेट का है तो इसको आप नेगेटिव कर देंगे, तो एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आएगा, उसी प्रकार से 2ε0 एलसीएम आ गया तो आपके पास आया सिग्मा माइनस 2 सिग्मा दैट इज इक्वल टू माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0। तो ये आपके पास यहाँ कितना आएगा, माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0।
और वाला जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन आपके पास क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, राइट एसआई यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, V जो होता है W इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज होता है। ये कोई टेस्ट चार्ज है, ठीक है, और इन्फिनिटी से ना, ये कोई गिवन चार्ज है, और गिवन चार्ज से मान लीजिए मुझे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है x डिस्टेंस के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, इस इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को लेके आऊँगा और यहाँ तक लेके आऊँगा विदाउट एक्सेलरेशन, जिसका a मुझे क्या रखना है 0। तो उसको लाने में जितना भी वर्क डन होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं, और उसको लिखा जाता है इस प्रकार से। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। और यहाँ से क्योंकि V इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू है, तो इसको जूल पर कूलम भी आप बोल सकते हो। ओके, देर आर 3 पॉइंट्स चार्ज Q1, Q2 एंड Q3 kept at the vertices of an equilateral triangle, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखिए, सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है इस प्रकार से, ये ट्रायंगल है ना, और इस ट्रायंगल के यहाँ पे चार्ज रखा है Q1, यहाँ रखा है Q2 और यहाँ क्या रखा है Q3। इक्विलैटरल है तो हर साइड क्या हो गई, बराबर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल U से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो होगी K, पहले इन दोनों की निकालेंगे तो हो जाएगा Q1 Q3 डिवाइडेड बाई x प्लस इसकी और इसकी, तो हो जाएगा K Q3 Q2 डिवाइडेड बाई x, और फिर इसकी और इसकी, इन दोनों की इंटरेक्शन से होगी, तो हो जाएगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई x। ओके, तो जो पोटेंशियल एनर्जी U बराबर है 1/x, तो आपके पास आ जाएगा कॉमन, K भी कॉमन आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा Q1 Q3 प्लस Q2 Q3 प्लस Q1 Q2। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है इन इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर अगर 3 चार्ज ऐसे रखे हुए हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ जाएगी। नेक्स्ट है डिपिक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू, पोटेंशियल सरफेस बनाना है किसके कारण, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल के कारण अगर आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे तो देखो डाइपोल में क्या होता है, डाइपोल में एक चार्ज होता है आपके पास +q, एक होता है -q, डाइपोल लेंथ होगी, और इसका ये जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ पे पोटेंशियल V बराबर क्या होता है 0। तो आप लाइन ऑफ फोर्स तो इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस प्रकार से प्लस से माइनस की तरफ आप डाइपोल में रिप्रेजेंट कर देंगे इस प्रकार से। बट यहाँ पे आप देखो इस पर कुछ लाइनें ऐसे बाहर जाएंगी तो उसके अंदर वो लाइनें ऐसे इंटर करके दिखा देंगे। इसका ये वाला पॉइंट यहाँ पे पोटेंशियल 0 होता है, यानी इसका जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का जो पॉइंट है डाइपोल का, वो कौन सा रहेगा, इसका इक्वेटोरियल प्लेन रहेगा। तो ये आप डाइपोल के कारण ऐसे बना देंगे। और 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस, 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज हैं, तो एक पॉजिटिव चार्ज हो गया +q, दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो गया +q, आइडेंटिकल, और एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो मतलब यहाँ इनका बिल्कुल सेंटर वाला ये जो पॉइंट रहने वाला है, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए मैं 2x लेता हूँ तो x इधर कर दी, x इधर कर दी, ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या नल पॉइंट आपको मिलने वाला है। यहाँ पे क्या मिलेगा, नल पॉइंट। कैसे, देखो पॉजिटिव के कारण लाइन ऑफ फोर्स इधर से निकलेगी, इधर आएगी, इसकी लाइन ऑफ फोर्स इधर आके इधर आगे इससे बेंड हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि इसके बाद ये सेम चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे ये जो आपके पास बनेगा इसका बिल्कुल सेंटर पे जो भी प्लेन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32, in young double slit experiment 2 slits are illuminated by red monochromatic light source. If one of slit is closed what will be the observation on the screen। देखो दो में से आपके पास इस प्रकार से 2 स्लिट होते हैं, इस प्रकार से एक सिंगल सोर्स से लाइट ऐसे जाती है, और मान लीजिए मैं स्क्रीन पे कोई भी एक पॉइंट मैंने यहाँ मान लिया, तो यहाँ से यहाँ लाइट जाती है, फिर यहाँ लाइट जाती है, तो लाइट 2 अलग अलग सोर्स से जाती है, तब आपके पास इंटरफेरेंस होता है। इन दोनों में से किसी एक को हमने क्या कर दिया, मान लो यही थी, इसको हमने बंद कर दिया, तो इसको बंद कर देंगे तो सिंगल स्लिट होगी, तो इट बिहेव करेगा लाइक ए सिंगल स्लिट, तब आपके पास इंटरफेरेंस नहीं, डिफ्रैक्शन का जो एक्सपेरिमेंट फिनोमिना है वो दिखाएगा। तो इस पहले वाले में केस क्या आ जाएगा, ये इंटरफेरेंस की बजाय तब क्या दिखाएगा, डिफ्रैक्शन दिखाएगा स्क्रीन के ऊपर। ओके, सेकंड है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द बैंडविड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज व्हेन बोथ स्लिट्स आर ओपन। बैंडविड्थ का मतलब है यहाँ पे क्या,
बैंडविड्थ का मतलब समझो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो बैंडविड्थ लिखा है इस बैंडविड्थ का मतलब है फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ जिसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हो, है ना। और बीटा किसके बराबर होती है, xn माइनस ऑफ xn माइनस 1 या xn प्लस 1 माइनस ऑफ xn होती है। ये डेरिवेशन आपने किया होगा, नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लेंगे आप। और सी है व्हाट हैपन्स टू द बैंडविड्थ इफ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज इमरेस्ड इन वाटर। अगर आप पूरे के पूरे apparatus में कोई भी चीज़ नहीं करते हो, सिर्फ उसका मीडियम बदल देते हो, तो जो नई बैंडविड्थ है, नई जो बैंडविड्थ आएगी बीटा डैश, दैट इज बीटा डिवाइडेड बाई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और क्योंकि ये वाटर में किया है तो यहाँ पे आपके पास जो नई बैंडविड्थ आएगी बीटा डैश हो जाएगी बीटा डिवाइड बाई म्यू, कितना है 1.33। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बीटा जो भी थी डिवाइड बाई 1.33। ओके। और इसका और वाला जो पार्ट है वो ये है, when a point object is placed in front of a convex spherical refracting surface, image is formed in the refracting medium में बनती है। complete the ray diagram to locate the position of the image and obtain the expression for the relation between the position image inside the refracting medium V, position of the object U, radius of curvature R and the refractive index of the medium। तो इसका जो लिंक है ये भी आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से देख सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएंगे, क्वेश्चन नंबर डाल के लिंक डाल रखा है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 33, एक्सप्लेन ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम हाउ IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन डायोड आर ऑब्टेन्ड इन फॉरवर्ड बायस एंड द रिवर्स बायस। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके इस क्वेश्चन को आप आराम से समझ लें। फोटोडायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम द सेमीकंडक्टर विद द बैंड गैप 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैन इट डिटेक्ट ए वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर, जस्टिफाई। देखिए अगर इसको ये डिटेक्ट करनी है तो ये जो बैंड गैप से के बराबर या इससे ज़्यादा ये एनर्जी होनी चाहिए। अगर ये एनर्जी इससे कम होगी तो ये नहीं कर पाएगा। तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे इसकी बैंड गैप की जो एनर्जी E गिवन है वो 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है ना। तो 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सबसे पहले तो आप जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जूल में। तो कैसे एनर्जी हो जाएगी ये, E इज इक्वल टू हो जाएगी 2.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब आपका जो आंसर है वो किस में आएगा, आपका आंसर आएगा ये एनर्जी का किस में, वेवलेंथ का आएगा मीटर में, नैनोमीटर में, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई होता है hc डिवाइडेड बाई लैम्डा, hc डिवाइड बाई लैम्डा इज इक्वल टू कितना है 2.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ से लैम्डा निकाल लेंगे। एक तरीका तो ये, अगर ये कैलकुलेशन आपकी लंबी बनती है और मुझे लग भी रहा है कि लंबी है, तो इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो। शॉर्ट कैसे करेंगे, शॉर्ट करने का वे ये है, दो तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। शॉर्ट करने का वे ये है, आपके पास इतनी वेवलेंथ गिवन है, ये वेवलेंथ गिवन है आपको, इतनी वेवलेंथ लैम्डा गिवन है आपको, लैम्डा कितना है 6000 नैनोमीटर है। तो इसको आप लिख सकते हो 6 इंटू नैनोमीटर का 10⁻⁹ और 3 ये तो मैं लिख दूंगा 10⁻⁻6 मीटर हो गया, 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर हो गया। इसकी मैं एनर्जी निकाल लेता हूँ, E इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाई लैम्डा। ओके, h की सी की लैम्डा की वैल्यू पुट करके, और ये मीटर में है, आपके पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से एनर्जी आपने जूल में निकाल ली थी। अगर ये एनर्जी, अब ध्यान देना, अगर ये एनर्जी आपकी इस एनर्जी से ज़्यादा आती है तो ये डिटेक्ट कर लेगा। अगर ये एनर्जी इस एनर्जी के बराबर आती है तो भी डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर ये एनर्जी मैं इसको नाम देता हूँ, इस एनर्जी को मैं E2 नाम दे देता हूँ और इसको E1 नाम देता हूँ, अगर E2 लेस देन E1 आई तो फिर ये जो फोटोडायोड है ये इस वेवलेंथ को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा बता दिया, कैलकुलेशन आप करके देख लेना इसकी। और वाला पार्ट है इसका, एक्सप्लेन यूज ऑफ PN जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग गिविंग इट्स इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म्स। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं।